ढे रेडियो पर आप सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ा ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। भारत का पड़ोसी समुद्री देश श्रीलंका अक्सर चर्चा में छाया रहता है और हाल ही में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री की इटली यात्रा का विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल महिंदा राजपक्षे को इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सिंपोजियम की नोट को एड्रेस करना था, लेकिन इटली के कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप मैल्कम कार्डिनल रंजीत ने साफ तौर पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में श्रीलंका में जो ईस्टर संडे आतंकी हमले हुए थे और जिसके चलते श्रीलंका में 4 महीने का आपातकाल भी लगाना पड़ा था, उस घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के मामले पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री वेटिकन के पोप फ्रांसिस को गुमराह करना चाहते हैं। चर्च पर हुए आतंकी हमलों में इस्लामिक आतंकवादियों की भूमिका से जुड़ी जांच को श्रीलंका नहीं होने दे रहा है और इसकी जगह इटली में पोप को सफाई देने के लिए अपने प्रधानमंत्री को भेज रहा है, ऐसा गंभीर आरोप श्रीलंका पर लगाया गया है। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि ईस्टर डे आतंकी हमले और चर्च को निशाना बनने देने से रोकने के लिए श्रीलंका से कहाँ तक चूक हुई थी। ईसाइयों के पर्व के मौके पर हुए एक के बाद एक धमाकों और आत्मघाती हमलों में श्रीलंका के विभिन्न चर्च और होटलों को 2019 में निशाना बनाया गया था। इस धमाके में सेंट एंथनी चर्च, कोलंबो, सेंट सेबेस्टियन चर्च, पश्चिमी तटीय कस्बा नेगोम्बो, सेंट माइकल चर्च, पूर्वी कस्बा बट्टिकलोआ चर्च को, साथ ही सांग्रीला, सिनामन ग्रैंड और किंग्सबरी होटल को निशाना बनाया गया था। इस्लामिक स्टेट समूह ने इन सिलसिलेवार आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी और इसने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया था। हालांकि श्रीलंकाई सरकार ने हमले में स्थानीय इस्लामिक आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात का हाथ बताया था, लेकिन हमले में विदेशी आतंकी संगठन के हाथ होने की बात भी नकारी नहीं गई थी। जांच के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि श्रीलंका के करोड़पति मसाला व्यापारी मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम के 2 बेटे हमलावरों में शामिल थे। इन दोनों के अलावा हमलावरों में इन दोनों में से एक की पत्नी फातिमा इब्राहिम भी इसमें शामिल थी। ये लोग खुद अपना पारिवारिक सेल चलाते थे और इल्हाम और इंसाफ ने कोलंबो में सांग्रीला और सिनामान ग्रांड होटल में खुद को उड़ा लिया था। हमले के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम ने हमलावरों से संपर्क करने और उनके ब्रेन वॉश के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। हाशिम महीनों तक प्राइवेट चैट रूम में लोगों को इस हमले को अंजाम देने के लिए राजी करने के लिए काम करता रहा। वह अपने फेसबुक पेज से श्रीलंकाई मुसलमानों को प्रभावित कर रहा था। मुस्लिम समुदाय के नेताओं के अनुसार हाशिम खुले तौर पर गैर मुस्लिमों की हत्या की बात करता था। हमले को लेकर खुफिया अलर्ट के बाद भी श्रीलंकाई सरकार और अधिकारियों के लापरवाही के कारण 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 500 से अधिक घायल हो गए थे। कहते हैं कि भारत ने भी इसको लेकर श्रीलंका को खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन श्रीलंका ने लापरवाही बरती। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि श्रीलंका में जो मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए जाते हैं, श्रीलंका जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय नहीं करता या जांच नहीं करता, उससे उसकी इंटरनेशनल इमेज पर नुकसान पहुंचा है। और अक्सर ये बात उठती है कि श्रीलंका को जो वहाँ पे सिविल वॉर हुए, तमिल और सिंहलियों के बीच के जो विवाद रहे, उसमें जो मानवता के विरुद्ध अपराध किए गए, उन सब की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। तो अगर चर्च पे जो क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स हैं वहाँ पर कोई हमला श्रीलंका में होगा तो श्रीलंका को इस्लामिक जो टेररिस्ट्स हैं उनकी जो जांच है उसको बेहतर तरीके से अंजाम देना चाहिए। और इसी बात पर आरोप लगाते हुए इटली की यात्रा का विरोध हुआ श्रीलंका को लेकर। तो अब हम बस यहाँ पे यही जान सकते हैं कि जो धार्मिक आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अब बारी है आज के सवाल की और आपको ये बताना है कि श्रीलंका में जिस तरीके से आतंकवाद का एक नया स्वरूप उभरा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। श्रीलंका में जिस तरीके से एक सांस्कृतिक बहुसंस्कृतिवाद की व्यवस्था है उसको किस तरीके से तोड़ने के प्रयास किए गए हैं और मानवाधिकार उल्लंघन की दिशा में श्रीलंका जिस तरीके से कार्यवाही सही तरीके से नहीं कर रहा है उस पर आपका क्या विचार है। इन सब बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।